जय हिंद बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन इज दैट एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक आपका दिया हुआ है कैंगरू रैट विच इज़ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो ये कैंगरू रैट जो है ये पानी नहीं पीता, इसकी सारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी बॉडी में ही जो इंटरनल फैट की ऑक्सीडेशन होती है, फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, उससे वाटर प्रोड्यूस होता है। तो वही वाटर से ये अपनी पूरी वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। अब एक तो ये हो गया कि ये वाटर बाहर से कंज्यूम नहीं कर रहा, बहुत मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी। दूसरा क्या है इसका, दूसरी अडेप्टेशन ये है कि इसका जो यूरिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब उसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी कम है, ये बाहर से वाटर लेता नहीं है, अपनी बॉडी में ही जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी से ये अपना काम चला रहा है और मिनिमम वाटर को यूज़ करके ये अपने एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट बाहर निकालता है। अब और अडेप्टेशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे प्लांट्स में, जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है, उनकी एपिडर्मिस के ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्यूटीन की बनी होती है, ये हमने पहले पढ़ा है 11th में। तो वो क्यूटिकल इनकी थिक होती है नॉर्मल प्लांट से। उसको थिक होने से क्या बेनिफिट है इनको बेनिफिट ये है कि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होगा उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। दूसरा, जो इनके स्टोमेटा हैं वो डीप पिट्स में होते हैं, ऐसे डीपली संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन मतलब अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। ठीक है, उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है ताकि दूसरा, फिर यही मेन पॉइंट है, रीज़न उसका भी यही है ताकि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज़ या कम से कम किया जा सके। तीसरी इनकी अडेप्टेशन है कि इनके स्टोमेटा जो हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं और रात में ओपन होते हैं। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होती है वो इनमें नाइट में होती है। तो इनमें एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसको कैम पाथवे कहते हैं, क्योंकि इनके स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम क्लोज रहते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम ओपन होते हैं। अब एक दूसरे कुछ और जैसे कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इस तरीके के होते हैं, जैसे ओपेंशिया हो गया, ओपेंशिया का नाम दे रखा है, इस तरीके के होते हैं। कैक्टस है, ओपेंशिया है। तो इनमें जो इनका जो स्टेम होता है ना वो तो होता है ग्रीन, ये स्टेम है, ये ग्रीन हो जाता है, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं गमले में लगा हुआ। और इसकी जो लीफ होती है ना वो इस तरीके से स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं। इसका भी रीज़न क्या है कि जो लीफ है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। और फोटोसिंथेसिस तो इनको भी करना है ना, स्पाइन तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। तो ये कैसे अडेप्ट हो रखे हैं, नेचर ने क्या अडेप्टेशन दिए इनको कि इनका जो स्टेम है वो थिक हो जाता है और ग्रीन हो जाता है और सक्कुलेंट होता है, मतलब जूसी सा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अपोंशिया इस तरीके का होता है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर आपकी नेक्स्ट अडेप्टेशन है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब हाँ आपका हमने ये पहले भी ये रूल किया है, एलेंस रूल। ठीक है ना, हमने किया था लास्ट क्लास में कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट लॉस ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। तो जो कोल्ड क्लाइमेट में जो मैमल्स होते हैं उनके कान भी छोटे होते हैं और उनके लिम्स भी छोटे होते हैं, मतलब उनके हाथ पैर कंपैरेटिवली छोटे होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो तो हीट लॉस भी कम होगा। इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। फैट की एक लेयर होती है उनमें स्किन के नीचे जो इंसुलेटर का काम करती है, ये भी एक अडेप्टेशन है और बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस के एग्जांपल्स हैं जो कई बारी वैसे 1 या 2 मार्क में आपके आ सकते हैं। अच्छा, और अडेप्टेशन है फिर आपकी, जैसे आप कभी हिल स्टेशन अगर गए हो या हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे कहीं पे भी गए हो आप, मनाली या और कहीं रोहतांग पास, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई हाइट पे जाता है, हिली एरिया में जाता है, उसको थोड़ा सा ना नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा थकान और एकदम से ना हार्ट की जो पैल्पिटेशंस है वो बढ़ जाती है। तो उसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं, लक्षण है इस तरीके से। अब जब जाएंगे, जब वो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह से गए हैं,
है ना। और जिस जगह से आपके मतलब नॉर्मल हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ से अगर हम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिफरेंस रहता है। उस डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का जो है वो क्या होता है, कम होता है, लो प्रेशर होता है। इसी वजह से हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसी की वजह से हमें ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम 1-2 दिन वहाँ रहते हैं तो हमें वो सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो हमारी कम हो जाती है क्योंकि हम एक्लिमेटाइज्ड हो जाते हैं। एक्लिमेटाइज मतलब हम तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब एक तो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, हमारी बॉडी उसको कैसे कंपनसेट करती है, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, उसको कंपनसेट कैसे करती है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो एफिनिटी है वो भी कम हो जाती है, हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। तो इन तरीके से हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। अब सोचो जो वहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं हिली एरियाज़ में, हिमालयाज़ में, जो ट्राइबल पीपल हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ब्लड सेल्स क्या होंगी, रेड ब्लड सेल्स हमसे ज़्यादा होंगी और उनका हीमोग्लोबिन काउंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लेन एरियाज़ में, जो हम प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिस पे हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही से काम करते हैं वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे एंशिएंट आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि डीप सी थर्मल वेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनका टेम्परेचर जो है वहाँ पे टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। उन बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मो रेजिस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर कोई बढ़ने का उन पे ज़्यादा सा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाए, कभी फीवर होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ज़्यादा हाई फीवर हो तो पट्टियाँ रखो, फीवर नहीं ज़्यादा होना चाहिए। वो क्यों कहता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर सकती है। बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे एंजाइम्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे एंजाइम्स जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, उनकी डीनेचर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपके और इसमें एडेप्टेशंस के एग्जांपल्स हैं। ओके, अच्छा, एक ये फिर बीच में क्वेश्चन दिया भाई, हम तो बहुत सारा जो अब प्रेशर की बात हो रही थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है ना, इतने प्रेशर से फ़र्क पड़ जाता है। प्रेशर जब बढ़ेगा, घटेगा तो भी फ़र्क पड़ रहा है, बढ़ेगा तो भी फ़र्क पड़ेगा। तो कैसे जो आपका ओशियन में, डीप ओशियन में बहुत डेप्थ में जाके जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मोर देन 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो वो कैसे, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे, उनके एंजाइम्स मतलब कैसे, क्या उनमें कोई स्पेशल एंजाइम है, वो कैसे उस क्रशिंग प्रेशर को झेल पाते हैं? उनकी बॉडी में भी देयर आर सम एडेप्टेशंस जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं टॉलरेट करने में इस हाई प्रेशर को। उसके बाद है डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये डेजर्ट लिजर्ड क्या होती है? इसमें क्या होता है भाई, डेजर्ट में टेम्परेचर कभी तो बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत रात के टाइम बहुत लो हो जाता है। अच्छा, कभी जैसे डेजर्ट लिजर्ड जो है इसमें एक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है डील करने की टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के साथ। कैसे? जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर, उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैनेज करते हैं अपने बिहेवियर मीन से। कैसे? जब उनको मान लिया ठंड है तो उस टाइम वो क्या करेंगे, सन में चले जाएंगे, दे विल बास्क इन द सन, और हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब उनका बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से अगर कम है तब ये काम करेंगे। ठीक है, उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो वो सन में चले जाएंगे, दे विल बास्क, वो सन में लेटी रहेंगी और क्या करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। फिर अगर उनको लग रहा है कि उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है तब वो क्या करेंगे, शेड में चली जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अपना बिहेवियर को चेंज करके अपने जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जो हीट नहीं झेल पाते, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन में ना ज़मीन में होल करके उनमें वो घुस जाते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर से और जो अबव ग्राउंड हीट है उससे वो एस्केप हो सके, बच सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन क्या है? एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस मिलके बनाती हैं कम्युनिटी, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया की, और पॉपुलेशंस मिलके बनाती हैं बहुत सारी पॉपुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो मिलके बनाती हैं कम्युनिटी. अब एक कम्युनिटी में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ही रहेंगे, नहीं, ह्यूमन के साथ डॉग भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे और कम्युनिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं. अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, मतलब पॉपुलेशन जो शब्द है इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो हमने इसमें करनी है. सबसे पहले है हमारी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो. तो हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी. इंडिविजुअल का बर्थ होता है या डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन की जब बात करेंगे तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है. ठीक है, अब बर्थ रेट किसको बोलेंगे? जैसे एक जगह पे कुछ प्लांट्स हैं, किसी पॉन्ड में लोटस के प्लांट हैं 20, और 20 प्लांट में हर साल जो है 8 नए प्लांट प्रोड्यूस हो गए. तो पहले पॉपुलेशन थी 20, 8 और ऐड हो गए, तो बर्थ रेट क्या हो गया? 8/20, 8/20.4. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन है लैब में, 40 फ्रूट फ्लाइज हैं, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 4 इंडिविजुअल्स इन द लेबोरेटरी डाइड. ठीक है, मतलब आउट ऑफ 44 डाइड. तो डेथ रेट क्या हो गया? 4/40, 0.1, ये हो गया डेथ रेट. ठीक है ना. तो रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर पॉपुलेशन, जितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उन पॉपुलेशन में हैं. ठीक है ना. तो अब इसमें जो है हमारा एक आता है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो मीन्स मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है. सपोज किसी पॉपुलेशन में मेल है 60%, फीमेल है 60% और मेल कितने हैं 40%. तो रेशियो इनका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. उसके बाद जो है पॉपुलेशन का जो पिरामिड है, एज पिरामिड, वो 3 तरह के हैं. एक है एक्सपेंडिंग, एक है हमारा स्टेबल और एक है डिक्लाइनिंग. अब इसमें एज ग्रुप्स हैं, कौन से एज ग्रुप्स हैं? एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जो पहले रिप्रोड्यूस करते थे लेकिन अब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ओल्ड एज है. एक है रिप्रोडक्टिव एज वाले, और एक है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस. ओके, अब देखो ये वाली पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग. एक्सपेंडिंग कैसे है? जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों से ज़्यादा हैं, और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव एज वालों से ज़्यादा. यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रिप्रोडक्टिव वाले ऊपर जाएंगे तो ये रिप्रोडक्शन की एज में आएंगे. तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना. ठीक है, मतलब जितने ओल्ड होते जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है नए रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं. तो ये और ये इनमें काफ़ी डिफरेंस है. तो ये पॉपुलेशन क्या हुआ है? बढ़ रही है. दूसरे में देखो, इस वाले में क्या है? ये बेल शेप्ड है और ये आपका पिरामिड है. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? ये और ये ऑलमोस्ट सेम से हैं. ठीक है ना. ऑलमोस्ट सेम से हैं का क्या मतलब है? कि जितने रिप्रोड्यूसिंग एज में है मेल फीमेल इकट्ठे, उतने ही, लगभग उतने ही नए प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है ना, कोई ज़्यादा नहीं है इनसे. तो ये पॉपुलेशन होगी स्टेबल, इंक्रीज़ नहीं होगी, लगभग उतनी सी ही रहेगी. अब ये वाली टेंशन वाली बात है, ये पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग मतलब जितने रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं जो नए बन रहे हैं, वो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो नए बर्थ हो रहे हैं वो कम हैं. ठीक है ना. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पॉपुलेशन जो है धीरे 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 ये पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्लाइन होगी, कम हो जाएगी. तो अब ये 3 तरह के आपके क्या हैं? पिरामिड हैं, जिनसे हम ह्यूमन, ये सपोज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को. ठीक है. अब उसके बाद एक तो यहाँ पे 1 मार्क के अकॉर्डिंग एक आधे पॉइंट और दिए हुए, अंडरलाइन कर लेते हैं हम इनको भी. ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond. These are some examples of population. So this is very easy. कुछ नाम दिए हुए हैं, ये रैट हैं, ये बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात हो रही है. अब है पॉपुलेशन डेंसिटी.
पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में, ठीक है ना, पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इसको नंबर से ही मेजर करें। हम इसको जनरली जो है बायोमास से मेजर करते हैं। जैसे कोई एक उसका रीज़न क्या है, जैसे कोई एक एरिया है, वहाँ पे पार्थेनियम गाजर घास, कैरेट ग्रास जिसको हम बोलते हैं, उसके 200 प्लांट हैं और एक बहुत बड़ा सा बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है जो बहुत ज़्यादा मीटर तक फैला हुआ है, लार्ज कैनोपी है उसकी। तो क्या ये घास के प्लांट 200 और ये बैनियन ट्री 1 है? ऐसा थोड़ी कहेंगे कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, नो। तो इन दैट केस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? हम उसको परसेंट कवर या बायोमास के फॉर्म में हम उसको मेजर करेंगे, नंबर से नहीं मेजर करेंगे इन दैट केस। ओके, अब है टोटल नंबर। Again, not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम जैसे बैक्टीरिया का तो हम काउंट ही नहीं कर सकते भाई, हम उसको तो माइक्रोस्कोपी का देख ही नहीं सकते, तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे? सो इन दैट केस जो डेंसिटी है उसकी वही बेस्ट मेजर होता है उसको काउंट करने के लिए। उसका जो एरिया है, कितना उसने बायोमास उसका कवर किया हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट मेजर टू काउंट द population density. For certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population density. Relative densities serve the purpose equally well. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ़िश कॉट पर ट्रैप इज़ गुड इनफ मेजर, मतलब किसी एरिया में मछुआरे गए और वहाँ से फ़िश पकड़ के ला रहे हैं, तो एक बारी जो जाल फेंकने पे जितनी फ़िश आ रही हैं उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम आ रही हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी लेस है, ज़्यादा आ रही हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव ले सकते हैं हम उसको, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी किसी फॉरेस्ट में जाके हम टाइगर की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करेंगे तो हम जाके हम टाइगर को काउंट करेंगे या लॉयन को काउंट करेंगे। हम उसको जो है इनडायरेक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं बाय काउंटिंग द पग मार्क्स और बाय ऑब्जर्विंग देयर फीकल पैलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं? नेटेलिटी इज़ द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, ठीक है। नेटेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्ड्स, मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद इमाइग्रेशन, मतलब अंदर आना, इमाइग्रेशन ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे इस तरीके से याद कर लो। मतलब इन आना, ई मतलब एग्जिट, जो हमारे देश में बाहर से आ रहे हैं, हमारी एक पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में बाहर से अगर आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स तो वो कहेंगे इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में मान लिया दूसरी कंट्री से कुछ लोग आके और यहीं पे बस गए, तो इतना ज़्यादा इसका फ़र्क हमारे कंट्री में नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे में ये मेन फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं। मान लिया कोई एक आइलैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन हो सकता है 100 लोग रह रहे हैं, बाहर कहीं से आके उसके आसपास से जो है 300 लोग आके और बस गए, तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन पे इमाइग्रेशन का फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद इमाइग्रेशन मतलब एग्जिट, ई का मतलब एग्जिट, यहाँ से एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में दूसरे में चले गए, ठीक है, वहाँ से निकल गए, तो वहाँ की पॉपुलेशन से तो वो माइनस होंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। जैसे एक नेक्स्ट पेज पे आपका एक डायग्राम बड़ा सिंपल सा दे रखा है, ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब ये प्लस दिखा रखा है, ये प्लस दिखा रखा है, यानी कि इमाइग्रेशन और नेटेलिटी ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे, और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ये दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। अब मान लिया हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी पे थी NT, हम उसके 1 साल बाद +1 करके हम जानना चाह रहे हैं कि इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, NT+1 पे क्या होगी, तो वो होगी NT प्लस ये आपका क्या होगा? नेटेलिटी बर्ड्स प्लस इमाइग्रेशन माइनस जो डेथ हुई है मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के और फिर ये आपके इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन आपके ये और ये हैं, इनका हमारे
पॉपुलेशन पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ पे काफ़ी लोग आ गए तब फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद है हमारा ग्रोथ मॉडल। 2 ग्रोथ मॉडल हैं, एक है आपका एक्सपोनेंशियल और दूसरा है आपका लॉजिस्टिक। इसको हम ग्राफ से समझेंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, जो कि कभी होते नहीं हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और पॉपुलेशन जो है वो अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है। इधर ली है पॉपुलेशन डेंसिटी, इधर लिया है हमने, दूसरी साइड हमने लिया है टाइम। ये ग्राफ देखो पहले, एक ग्राफ है ये जे शेप्ड, एक ग्राफ है आपका सिग्मॉइड। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल का है और ये जो ग्राफ है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन है और ये हमारी किसकी है, लॉजिस्टिक की ग्रोथ की इक्वेशन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई रिसोर्सेज कितने हैं, किसी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक एरिया है, गांव है, वहाँ पे जो मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो खेत हैं, जो पानी है, जो सॉइल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे जो है 1000 लोगों को सस्टेन कर सकते हैं, उनके लिए वो सफिशेंट है। अगर मान लिया उसमें उस गांव में 3000 लोग आ गए तो वो कैरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए सफिशेंट है, उससे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिजम्स आ गए तो वो सफिशेंट नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही वो उसको सस्टेन कर सकती है, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। तो हमेशा रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। तो ये लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ जो ग्रोथ है, सिग्मॉइड ग्रोथ, इसमें क्या है, पहले धीरे ग्रोथ हो रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ रही है और फिर एक लेवल के बाद आके जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, हमारी स्टेबल हो गई है। तो इसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, इसको कहते हैं जे शेप्ड कर्व। इक्वेशंस आप लर्न कर लेना इस तरीके से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें। अच्छा, अब एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें दे के समझा रखा है स्टोरी की तरह, ये आप पढ़ लेना, इजी है, कोई ऐसी इसमें समझने वाली बात नहीं है। कि उसके बाद है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में यही दिखा रखा है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें पता है जो फिटेस्ट होगा, इंडिविजुअल होगा, वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। जो फिट नहीं होगा, फिटेस्ट नहीं होगा, वो रिसोर्सेज के लिए लड़ नहीं सकता, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो नेचर में भी यही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है। एक फॉरेस्ट है, एक मतलब लॉयन बूढ़ा हो चुका है और एक यंग है, तो ऑब्वियसली बूढ़े के पास इतना ज़्यादा उसकी जो है वो इतना फिट नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू किल इट्स प्रे, ठीक है। इतना एफिशिएंटली वो नहीं किल कर पाएगा, तो वो उतना ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जो ज़्यादा फिट है वो ईजिली अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है, दौड़ सकता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, रिसोर्सेज जहाँ पे आपके लिमिटेड है। अब है कैरिंग कैपेसिटी। ये हमने डिस्कस किया है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है कि वो इतनी पॉपुलेशन के लिए ही वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा अगर होंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये इक्वेशन दे रखी है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, इसको कहते हैं वर्ल्डहॉर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के है कैरिंग कैपेसिटी। तो आप ये इक्वेशन ऐसे ही लर्न कर लेना। ये है आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक इक्वेशन दे रखा है और पिछले पेज पे जो ग्राफ है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं पूरे लाइफ टाइम में। जैसे बैम्बू है, एक ही बारी फ्लावरिंग होगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसी पैसिफिक सालमन फिश है, वो अपने पूरे जो है लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में कई बार मैनी टाइम्स ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ
ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स है, पेलाजिक फिश है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक टाइम में स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब इसमें जो है हम इसको इस टेबल से समझेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक स्पीशीज़ ए है, एक स्पीशीज़ बी है, ठीक है, और ये इनकी इंटरेक्शन है। अगर दोनों को, प्लस का मतलब है दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इफ़ बोथ द स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड इन दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। इसमें आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, लाइकेन में जो होता है वो आ जाएगा। इसमें आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो भी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। यानी कि उसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसमें आपका माइकोराइजा भी आ जाएगा जो हमने पढ़ा है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है। अब राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, दोनों को कैसे बेनिफिट हो रहा है। जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिल रही है, और वो इन रिटर्न बैक्टीरिया को शेल्टर भी दे रहा है और फूड भी दे रहा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दूसरा है कंपटीशन, मतलब जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कोई भी दो स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए, सेम रिसोर्स के लिए वो दोनों compete करेंगी। तो कंपटीशन जहाँ पे है वहाँ दोनों को नुकसान है। उसके बाद प्रीडेशन, प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होता है उसको तो फ़ायदा होता है, और जो प्रे होता है उसको नुकसान होता है। जैसे लॉयन प्रीडेटर है और हिरन को खाया, दैट इज़ प्रे, तो हिरन तो मर ही जाएगा बेचारा, खा लिया उसको, तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है। दूसरा इसी तरीके का एक और है, लेकिन उसमें मरता नहीं है, जो आपका जो है पैरासाइट है, जो होस्ट है, होस्ट को नुकसान ज़रूर होता है, ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव दिखा रखा है, और जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट है, ठीक है। तो प्रीडेशन में इसको कहते हैं प्रीडेटर, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको कहेंगे प्रे। पैरासिटिज्म में इसको कहेंगे पैरासाइट, और जिसकी बॉडी के अंदर वो रह रहा है उसको कहेंगे होस्ट। तो पैरासिटिज्म के एग्जांपल हम, जैसे सिंपल से एग्जांपल्स हैं आपके, एक एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक एंडोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे एक्टोपैरासाइट में लाइस, टिक्स जो एनिमल्स की बॉडी पे होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, खून चूसते हैं, बाहर रहते हैं बॉडी के। और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं, लिवर फ्लूक वगैरह होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, फ्लैट वर्म्स, टेप वर्म वगैरह होते हैं, तो वो एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। एक पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा या अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर एक एक्टोपैरासाइट होता है और उन्हीं से अपना फूड लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिज्म। उसके बाद है कमेंसलिज्म, कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिखा रखा है। और फिर लास्ट वन इज़ एमेंसलिज्म, इसमें एक को ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जो मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं, यही सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें दिए हुए हैं। कुछ इसमें स्पेसिफिक हैं जो हमने अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि ये 1 मार्क में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये दे रखा है आपका कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया में बाहर से कोई प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मंगाया गया, एक मॉथ बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इसकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल, अच्छा दूसरा एक एग्जांपल है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो उस ये भी प्रीडेटर और प्रे वाला ही है, मतलब प्रीडेटर इंट्रोड्यूस कर दो उस पर्टिकुलर पेस्ट को मारने के लिए, कोई दूसरा इंसेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो और वो उसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट के लिए है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल आपका दे रखा है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टार फिश है पिसास्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है, ठीक है ना। तो इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टार फिश वर रिमूव्ड फ्रॉम द एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी स्टार फिश को इनको रिमूव कर दिया गया। तो जिन स्पीशीज़ पे, इनवर्टिब्रेट्स पे ये फीड करते थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गई विद इन अ ईयर। क्यों जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उन स्पीशीज़ में आपस में ही कंपटीशन हो गया, बिकॉज ऑफ इन आपस में ही उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। तो एक ये बड़ा सिंपल सा वो है कि भाई उसने रेगुलेट किया हुआ था, उसने कंट्रोल किया हुआ था,
ठीक है ना, पॉपुलेशन को। लेकिन उसके जैसे ही उसको हटाया गया उस एरिया से, वो आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही कंपटीशन करने लगे, तो इसकी वजह से वो स्पीशीज़ भी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद है जो प्रीडेटर है, वो नेचर क्या है उसका, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब एक तरीके से यूँ लगा लो समझदार टाइप है, कि ऐसा नहीं है कि भाई जितना मिल गया ना उसको खाना, जितना प्रे मिल गया, चाहे छोटे हैं बड़े हैं एनिमल, सबको खा जाएगा वो, नहीं। वो मतलब देखता है, वो समझ से करता है कि भाई जितना प्रे अवेलेबल है उसको किस तरीके से, कब किस तरीके से कितना खाना है। ऐसा नहीं कि एक एकदम से वो सारे प्रे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो प्रीडेटर्स आर, उनकी नेचर कैसी होती है, प्रूडेंट होती है। अब और कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं कि कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स, ये अपने आप को ना बचाने के लिए, ये कुछ अडेप्टेशंस हैं कि वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए अपना कलर चेंज कर सकते हैं ताकि प्रीडेटर उनको ना देख पाएँ, उनको ना ढूंढ पाएँ। कुछ में अडेप्टेशन होती है कि वो पॉइजनस हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाएंगे तो प्रीडेटर उनको नहीं खाएगा। इसका एक एग्जांपल दे रखा है मोनार्च बटरफ्लाई। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में, और ये केमिकल इसने एक्वायर किया है। कहाँ से एक्वायर किया है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती है ये बटरफ्लाई, तो ये एक पॉइजनस वीड को खाती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में ये डिस्टेस्टफुल बन जाती है ये, और इसको प्रीडेटर इसके नहीं खा पाते, ठीक है। अब है उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ओके, नेक्स्ट अडेप्टेशन है। हम इसको मेन पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन है सच नहीं आएगा आपका, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स की फॉर्म में 1 मार्कर में आएंगे। जैसे अकेशिया और कैक्टस है, कीकर जो होती है, ये कैक्टस प्लांट है, इनमें थॉर्न्स होते हैं। क्यों होते हैं, अपने डिफेंस के लिए, ताकि जो हर्बीवोर्स हैं इनको ना खा पाएँ, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, इनके डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो ये भी एक अडेप्टेशन है इनकी। उसके बाद कैलोट्रोपिस, मैंने आपको स्पेसिमेन क्लास में भी दिखाया था, ये वीड है आग कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो इसमें ये, इसको कोई एनिमल नहीं खाता, देखा होगा आपने। इसमें जो है एक वाइट सा लेटेक्स टाइप ऑफ सब्सटेंस निकलता है जो कि हाईली पॉइजनस होता है, इसीलिए कोई भी कैटल इस पर ब्राउज नहीं करता, इसको नहीं खाता कैटल या गॉट कोई भी। अच्छा, फिर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपने उसमें भी पढ़े हैं, ड्रग्स वाले जो है चैप्टर्स में, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, ये सारे के सारे सब्सटेंस हैं जो कि ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के लिए, मतलब एक तरीके से इनको जनरली एनिमल्स ग्रेज नहीं करते क्योंकि ये थोड़े से उनको ना, मतलब एक तरीके से ये केमिकल की वजह से ये प्लांट बचे रहते हैं, एनिमल जल्दी से इनको नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंपटीशन में सिंपल सा दिया हुआ है आपका, ओके। एक कंपटीशन में एग्जांपल दे रखा है कि साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश, यानी कि उन लेक्स में जो फिश रह रही हैं उनके अंदर, और वहाँ पे जो फ्लेमिंगोज आ रहे हैं वो सेम तरह के फूड के लिए कम्पीट करते हैं। सेम तरह का फूड क्या है, ज़ूओप्लैंक्टन्स, ठीक है। ये कंपटीशन का एक एग्जांपल है, ओके। और कंपटीशन का एग्जांपल है, अच्छा, अब एक और एग्जांपल आपका यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, मैंने पहले अंडरलाइन कर लिए थे कि एबिंगडन टॉर्टवाइस गैलापागोस आइलैंड में है, वो एक्सटिंक्ट हो गया विद इन अ डेकेड आफ्टर गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। तो ये धीरे धीरे खाता था, ये टॉर्टवाइस जो भी प्लांट्स को खाता था, इस आइलैंड पे था, लेकिन जैसे ही गॉड इंट्रोड्यूस हुई, गॉड की तो आपको स्पीड पता है कितनी स्पीड से वो खाती है, ठीक है ना, ग्रास वगैरह, तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गया एक डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर ही, क्योंकि गॉड की जो ग्रेज करने की, ब्राउजिंग जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द टॉर्टवाइस। तो एक तरीके से वो टॉर्टवाइस जो है वो गॉड्स के इंट्रोडक्शन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो द ऑकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एक सी कोस्ट था स्कॉटलैंड में, वहाँ पे द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल है, बैलेनस, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहा था इंटरटाइडल एरिया को, एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल जिसका नाम था जेथेमैलस
फ्रॉम दैट जोन, मतलब ये बड़ा था, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था, इसीलिए इसकी वजह से दूसरा बार्नेकल जो है उस एरिया से ख़त्म ही हो गया क्योंकि वो डोमिनेंट था। ठीक है, तो ये कंपटीशन रिलीज़ हो गया एक तरीके से। उसके बाद है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है, कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively जो inferior one होगी वो eliminate हो जाएगी ultimately। क्या कह रहा है कि दो स्पीशीज़ हैं, सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो वो हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, और जो इन्फीरियर होगी वो धीरे धीरे अंत में आके इवेंचुअली क्या हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रू है इफ़ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी ये रूल आपका लागू होता है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो, कुछ ये इस तरीके का भी हो सकता है। व्हाट इज़ दिस रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है? कई बार क्या होता है कि स्पीशीज़ ना आपस में चूज़ कर लेती हैं, को एग्जिस्ट कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं इकट्ठे, कि भाई रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेती हैं, बांट लेती हैं रिसोर्सेज। भाई मैं दिन में खाऊंगी, मैं कोई स्पीशीज़ ऐसी है मैं सुबह खा लूँगी और मैं शाम को खा लूँगी, मैं सीड को फीड करूँ, मैं सीड पे खाऊँगी, तुम फ्रूट को खा लेना, और मैं जो है पत्तियाँ वगैरह खा लूँगी, इस तरीके से। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैक ऑर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ वार्बलर्स, वो एक सेम ट्री पे रहती थी ये बर्ड्स, और उन्होंने कंपटीशन अवॉइड करने के लिए और को एग्जिस्ट करने के लिए कि सभी रहें, ठीक है, आपस में मिल के रहें, तो उन्होंने अपने जो खाने की जो हैबिट थी, एक्टिविटीज़ थी, कि भाई कोई सुबह खा रही है, कोई दोपहर में खा रही है, कोई रात में खा रही है, और उनके फूड हैबिट्स भी डिफरेंट थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स थे, इसी वजह से वो को एग्जिस्ट कर गई। तो नेचर में ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा कंपटीशन हो या हमेशा प्रीडेशन हो या हमेशा पैरासिटिज्म हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स और इंटरेक्शंस आर देयर। ठीक है, और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाती हैं। पैरासिटिज्म हमने पढ़ लिया है, इसमें सिंपल वही एग्जांपल दे रखे हैं आपके होस्ट और पैरासाइट के। होस्ट वो होगा जिसकी बॉडी में पैरासाइट रहेगा, उसकी बॉडी में रहेगा और उससे फूड भी लेगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं, लिवर फ्लूक। अब जो है आपका पैरासाइट में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, अमरबेल। ठीक है, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है कि कुकू कोयल जो है वो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और क्योंकि कौवे और कोयल के जो अंडे हैं, एग होते हैं, बाहर से देखने में सेम से ही लगते हैं, तो इसलिए जो क्रो है वो उसको पहचान नहीं पाती कि भाई ये मेरे हैं किसी और के हैं, तो वो उनके अंडों को मतलब इंक्यूबेशन भी करती है। ठीक है, और ये कोयल बार बार बीच बीच में विजिट भी करती है देखने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत ही बेकार चीज़ ये है कि कई बारी एक तो उसके घोंसले में अपने अंडे पलवा रही है, दूसरा क्या करती है कई बारी कि जो क्रो के अंडे हैं ना, उनको धक्का मार के फेंक देती है ताकि उसके अंडों को जगह मिल जाए, उसके अंडे अच्छे से ग्रो हो जाए। ठीक है ना, और फिर जैसे ही उसमें से बाहर निकलेंगे उसके चूजे, तो वो अपने लेके चलती बनेगी। तो मतलब अपना बेनिफिट भी कर रही है और दूसरे का नुकसान भी कर रही है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। उसके बाद है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब क्या है कि भाई एक को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान है। जैसे ऑर्किड मैंगो प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, ऑर्किड इज़ एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, तो मैंगो को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, वो बड़ा प्लांट है, आराम से सर्वाइव कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है उसको, और ऑर्किड को जगह मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल, जिसमें मैंगो और वेल को कोई ख़ास ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। फिर एक एग्जांपल दे रखा है कि कैटल है और इग्रेट है, बर्ड है ये एक, और कैटल के पीछे पीछे चलेगा ये खेत में। ठीक है ना, क्यों? जब कैटल आगे आगे चलती है तो वो क्या करती है, वो घास वगैरह जो है ना उसको हिलाती है, उसको शेक करती है। ठीक है, अब उस टाइम जो वहाँ पे छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उड़ जाते हैं और वो इस इग्रेट को दिखाई दे जाते हैं, तो वो इजीली अपना फूड उसको मिल जाता है। तो इग्रेट ऑलवेज फोराज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, जहाँ कैटल होंगे उसके आसपास दिखेगा, बिकॉज कैटल एज दे मूव दे सेट अप, दे स्टर अप, स्टर मतलब हिलाएंगे उस प्लांट्स वगैरह को, उस एरिया को, एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट्स
दैट अदरवाइज माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इग्रेट, मतलब वैसे वो देख नहीं पाता उस वेजिटेशन में, प्लांट्स में उसको वो इंसेक्ट दिखाई नहीं देते, जैसे वो कैटल चलेगी वैसे ही वो इंसेक्ट उड़ेंगे और इग्रेट को दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, और उसको खाना मिल जाएगा। अब कैटल को तो इससे ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इग्रेट को खाना मिल रहा है कैटल के साथ साथ चलने से, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपका, ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें देखो एक पिक्चर दे रखी है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। इसमें जो है दोनों को ही ये देखो बेनिफिट मिल रहा है। जो फिग का फ्लावर है दैट इज़ पोलिनेटेड बाय द वास्प, ठीक है, और जो वास्प है एक तो पोलिनेशन में हेल्प कर रही है, वास्प इसके फ्रूट के अंदर, फिग के अंजीर के फ्रूट के अंदर अपने एग ले करती है और इसके सीड्स पे फीड करते हैं वो, ठीक है, कुछ इसके सीड्स वो यूज़ भी कर लेते हैं, और इन रिटर्न क्या करती है फिर ये वास्प जो है इसको पोलिनेशन में हेल्प करती है। ओके, तो फिर म्यूचुअलिज्म के ही कुछ और एग्जांपल्स ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे माइकोराइजा है, ये अपने पीछे भी कुछ चैप्टर्स में कर लिया है। लाइकेंस है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, दोनों को बेनिफिट होता है। जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती हैं और जो फंजाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है सो दैट मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगी, एल्गी फूड प्रिपेयर करेगी अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है इससे। अच्छा, एक फिर इसमें लास्ट में एग्जाम्पल आपका दे रखा है। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ शूडो कॉपुलेशन सेक्शुअल डिसीट। मतलब इसमें क्या है, एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस, वो इस तरीके से जो है उसकी एक फ्लावर है ऑर्किड का, और उसकी जो एक पेटल है वो पेटल जो है इस इंसेक्ट से रिजेंबल करती है, और ये जो मेल इंसेक्ट आएगा इसको लगेगा कि ये फीमेल इंसेक्ट है, तो ये कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा, कॉपुलेशन मेटिंग करने की कोशिश करेगा इस फ्लावर के साथ, एंड वाइल डूइंग सो ये पोलन भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे कॉपुलेशन तो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो फीमेल तो है नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, वाइल डूइंग सो ये किस में हेल्प करेगा, पोलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कुछ नेचर के एग्जांपल्स थे जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इसमें पढ़ी हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से लास्ट वाला जो टॉपिक है ना इंटरेक्शंस वाला, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।